ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग हालात जानते हैं, हम अंदर की बात भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम अभी रेगुलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक या एब्जॉर्प्शन या चाहे आप उसको कहें, उसको अगले 6 महीने साल के अंदर सक्सेसफुल नहीं हुए तो सरकार इन एनी केस ये सब पोस्टें भरने वाली है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना तो त्यागी हैं ना कोई और कारण है, तो इसलिए यहाँ ये काम होने ही वाला है। इसलिए इसमें इस तरह की मोडालिटीज को सम्मिलित कराना बहुत आवश्यक है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जा सके और उनके साथ खड़ा हो सके। उनको सहानुभूति की नहीं, मदद की जरूरत है इस समय, सीधा सीधा मदद की जरूरत है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। एक दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मतलब मैं किसी की पोजीशनिंग को अंडरमाइन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरमाइन नहीं करता हूँ। डूटा को तो बिल्कुल भी नहीं हम करते हैं। डूटा ही हम सबका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब डूटा के छत्रछाया में काम करते हैं। लेकिन डूटा के अंदर काम करने का मतलब ये नहीं है कि वहां के लीडर्स जो मतलब उसको लीड कर रहे हैं या जो ग्रुप उसमें लीड कर रहे हैं उसकी भी सारी बातों को हम मान ही लेंगे या उनकी बातों को ही हम बिना सोचे समझे फॉलो करते चले जाएंगे सालों के साथ। अब एक एक तो उदाहरण मतलब दे रहा हूँ, जरा छोटा सा ही उदाहरण लगता है, हालांकि कहने की बात नहीं है। मतलब डूटा का कोई ऑफिस बियर ऐसा है जिसकी प्रमोशन अभी नहीं हुई है? सबकी अभी प्रमोशन हुई है। अब कभी कोई गलती से अगर एनडीटीएफ की तारीफ करता तो उस पर टूट के पड़ते हैं वो। मैं एक ग्रुप में मेंबर था, वहां मैंने देखा कि एक हमारे मित्र ने एनडीटीएफ की और मेरी तारीफ में दो शब्द क्या लिख दिए, वहां पर टूट के उसके ऊपर पड़े। आप कैसे कह सकते हैं, तो डूटा के प्रयास से हुआ है, तो डूटा की शक्ति से हुआ। हम तो अंडरमाइन नहीं कर रहे, डूटा की शक्ति से नहीं हुआ। लेकिन आपको इतना, जब आपका अभी हुआ, फिर दूसरी बात पे मैं आता और ये कहता कि अगर डूटा के ही प्रयास से और डूटा के ऑफिस बीरर के प्रयास से सभी के प्रमोशन अभी हुए हैं, तो फिर आपने एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कराया? अब एब्जॉर्प्शन नहीं कराया और अपना प्रमोशन डूटा के ऑफिस बीरर ने करा लिया, ये तो बड़ी अजीब बात है। और या फिर आप कहिए कि भाई हाँ, इसमें औरों का भी कंट्रीब्यूशन है, तो औरों का कंट्रीब्यूशन नाम आते ही उनके ऊपर अटैक करते हैं कि डूटा ने कराया। और फिर नहीं हुआ तो वो सरकार की वजह से नहीं हुआ, नहीं हुआ तो एनडीटीएफ की वजह से नहीं हुआ, ये तो नहीं चलेगा। आपका प्रमोशन हो गया और वो डूटा की शक्ति से हुआ, तो फिर एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए था, जो आपने सबसे बड़ा प्रॉमिस किया था। और आप एब्जॉर्प्शन नहीं करा पाए तो फिर प्रमोशन भी आपने नहीं करवाया। फिर प्रमोशन जो है किसी और के माध्यम से हुआ है, किसी और के प्रयास से हुआ है। आप तो हर मीटिंग में कह रहे थे संभव नहीं है, हो नहीं सकता, 10 साल लग जाएंगे, 10 साल तक तो प्रमोशन नहीं होगा, 8 साल लगेंगे प्रमोशन होने में, ये संभव ही नहीं है, 5,000 प्रमोशन कैसे हो जाएगा, किसका कैसे होगा, ना ना इसमें तो ये दिक्कत है, इसमें तो ये दिक्कत है, इसमें तो ये एक्सपीरियंस काउंट, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये, मतलब तमाम दिक्कतें। अभी जो कुछ लोगों का छूट भी गया है प्रमोशन का काम या कुछ हो गया है, वहां पर भी कहाँ गए हैं? वहां सिर्फ यही कहते हैं कि हुआ नहीं, करवाने तो किसी का नहीं जाते हैं और कोई मदद भी नहीं करते हैं। और बल्कि जहां जहां पर प्रॉब्लम जिन डिपार्टमेंट में आ रही है वहां पर किन लोगों के लोगों की मेजॉरिटी आप देख लीजिए। अंग्रेजी में परेशानी आती है, इकोनॉमिक्स में परेशानी आती है, आप नहीं जानते हैं कि वहां किस विचारधारा के लोग ज्यादा हैं। जो प्रॉब्लम्स जिन डिपार्टमेंट्स में आ रही है, आप बताइए ना, आप पता करिए। तो अभी भी वही हालत है, सिलेक्टिव तरीके से करवाने की कोशिश करना, विक्टिमाइज करना। तो ये सब चीजों अभी क्या है, क्या कि एक ने कहा कि मतलब किसी ने कहा, राजेश ने कहा है किसी को, किसी का, देखिए हमारे को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो किस आइडियोलॉजी के साथ जाता है, वो क्या आइडियोलॉजी पसंद है, हमारा इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। हमने ना तो प्रमोशन के समय पे, आप जिसको आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, आइडियोलॉजिकल बात और है, और सोशल जस्टिस की बात और अपने हक की बात और है, ये बात बिल्कुल डिफरेंट है। जो आदमी यहाँ काम कर रहा है, सर्व किया, हम इस बात पे असेसमेंट करेंगे ना जी, उस पे उसका राइट बना है यहाँ काम करने का, उस पे इस बात का राइट बना है कि वो जो है वो इस यहाँ पर विश्वविद्यालय में उसकी
कईयों ने कहा कि क्वालिफिकेशन से मतलब ये बात नहीं पता चलती है कि भाई वो कितना एलिजिबल है, एक्सपीरियंस मैटर्स। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, परंतु एक्सपीरियंस मैटर करने के साथ साथ आपने वो एक्सपीरियंस मैटर नहीं किया जब 2013, 14, 15 जो भी साल रहे, कितने कितने लॉन्ग सर्विंग एडॉक्स को मतलब सड़क पे खड़ा किया गया। वहां पर एक्सपीरियंस की लोग बात भूल गए। तो मैं अंत में सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कमेटी जो भी इस तरह की बनाएगी, एनडीटीएफ उसमें से जो सही बात है उनको अडॉप्ट करे। मतलब एनडीटीएफ की अपनी एक सोच है और हमारी सोच ये है कि एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर्स का भला कैसे करना है इस सिस्टम में, चाहे उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो। हमें आइडियोलॉजी से इसको तुलना नहीं करना है, वो एक अलग हमारा बैटल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर और 100% अंक दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आना। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लोग नेगेटिव सेंस में रखते हैं। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2 बिंदु सिर्फ आपके सामने आज रख रहा हूँ। आगे पूरा इस पे ओपन हाउस करेंगे। मैं सिर्फ मेरे 2 बिंदु आपके सामने। एक, दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलाउज कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फॉर अनदर यूनिवर्सिटी। तो क्यों नहीं सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ में 2-2, 4-4 कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर प्रांत में खुले, जिससे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे प्रेशर 100% का रहा वो भी कम होगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस के हिसाब से। क्या ये डिमांड डूटा की तरफ से नहीं होना चाहिए? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए इस बात का कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ में अगर 4-4 कॉलेजेस भी 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 80 कॉलेजेस खुल जाएं, आपको अपने प्रांत में नौकरी मिलने के कितने चांस, कितने अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलेगी क्या? और आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर के, स्टेट लेवल पे ले जाकर के अपने यहाँ पर अपने कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट्स को भी मौका देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ये 100% का भूत नीचे उतरेगा। जितने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं, उन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के टैग को सिर्फ दिल्ली तक या किसी और प्रांत तक सीमित ना रखें। ये जो टेरिटोरियल राइट्स की बात है कि हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज दिल्ली के प्रांत के बाहर नहीं खोल सकते हैं, इसके ऊपर भी एक बार दोबारा से जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं, अब बाकियों को नहीं, प्राइवेट को नहीं हम कह रहे हैं, हम केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक एग्जाम्पशन चाहते हैं कि उनको भी कुछ और कॉलेजेस कुछ और जगहों पे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का दायरा बढ़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस अगर स्टेट यूनिवर्सिटी के लेवल से नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल फंडिंग करने को तैयार नहीं है, तो इन 12 कॉलेजों को भी स्टेट फंडिंग से निकाल करके सेंट्रल फंडिंग में ला करके प्लस कुछ और कॉलेजेस क्या ऐड किए जा सकते हैं क्या? इससे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। हमारी जो समस्या है कि हम कहाँ नौकरी पाएं, इतने इतने साल काम कर लिया हमने, इसको भी रिलीफ मिलेगा। मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है। तो जो और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल अगर डिटरमिन्ड रहेंगे कि हमको जितने रेगुलर हमारे कोर्सेज हैं उसके अंदर ये नहीं आने देना जिसको कहते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, तो कैसे इस समस्या से हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते अगर हमारे में विल पावर हो। और दूसरी तरफ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि आपको कम से कम 2 लैंग्वेजेस के अंदर जो है हायर एजुकेशन को स्टार्ट करना, तो क्या सारे कोर्सेज यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अंदर अगर सेक्शन बनाए जाएं और उनको स्टार्ट किया जाए तो क्या इस समस्या से हम जूझेंगे नहीं? जूझ नहीं, मतलब इसको हम दूर नहीं कर लेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये संभव होगा। ये संभव इस तरह से नहीं होगा। तो आप उसमें हमारे को सर्विस कंडीशन ना हो, हमारी कोई फंडिंग कम, यहाँ तक जितने एप्रीहेंशन है, कोई हमारे को बिरला टाटा ना खरीदे, वो तो 1990 से खरीद नहीं पाया और किसी में हिम्मत भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उन पॉइंट्स की डिमांड्स बनाए ना, और जिन पर यहाँ पे हमें एप्रीहेंशन है उनको रिजेक्ट करें। लेकिन वही वाली बात के टोटल रिजेक्शन करते हैं हम तो बात ही नहीं करेंगे, होना ही नहीं चाहिए। ये तो पॉलिटिकल लाइन है, ये पढ़े लिखों वाली लाइन नहीं है, ये पॉलिटिकल लाइन है। क्योंकि सीपीएम ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए हम भी रिजेक्ट करेंगे। सारे शिक्षक को रिजेक्ट ही कर देना चाहिए सब कुछ, और फिर जो है सब लद भी जाए हम पे, लागू भी हो जाए। क्योंकि इस तरह की पॉलिसी से क्या होगा, लागू हो जाएगा, सिर्फ जो है हमारे को पॉलिटिक्स करने का मौका मिलेगा। ऐसा सोचने वाले लोगों से छुटकारा चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम कर सकते हैं, कह सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके बारे में
कैसे अपार एक सशक्त माध्यम बन सकता है? 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर केवल 80% से ऊपर क्लासेस लिया। एक तो क्लॉज ये है, और 7 एक्टिविटीज में से कोई 2 एक्टिविटी किया हो, तो आपने अपने कॉलेज में कोई सेमिनार ही करवाया है, किया है पार्टिसिपेट, आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशन छापा है, आपने कोई आर्टिकल छापा है, आपने कोई सेमिनार में पार्टिसिपेट या कोई रिफ्रेशर कोर्स ही किया है, आपने किसी एफडी पे पार्टिसिपेट किया है, तो भी आपका अपार गुड हो जाएगा। आपको स्टाफ काउंसिल की कमेटियों में मान लीजिए कि लोगों ने रोका भी हो पार्टिसिपेट करने से, तो डिपार्टमेंट की कमेटी में काम किया होगा, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको सर्टिफाई करेगा। अगर वो भी नहीं है तो मैं कह रहा हूं इवन देन यू लुक एट द क्लॉजेस ऑफ अपार। मैं अभी कह नहीं रहा कि अपार के बेस पे हो जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूं, कुछ किसी ने मुझे कहा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी ने कहा कि अपार पे तो हमें 0 मिलेगा। नहीं, 0 नहीं मिलेगा। सविता जी ने कहा था ऐसा। अपार पे 0 नहीं मिल सकता। आप अगर 0 मिलने की बात होगी तो हम इसको बिल्कुल इसका जिक्र आज के बाद छोड़ देंगे, इसका जिक्र आज के बाद छोड़ देंगे। लेकिन आप उसको एक बार पढ़िए, ध्यान से देखिए, आप खुद अपना अपार भर के देखिए। अपार में खुद भरना है, यू विल फाइंड कि आपका अपार गुड है। 100%, आपको गलत फहमी है कि आपका अपार गुड नहीं है। 100%। आपका अपार गुड ही है। जितने मेरे अडहॉक शिक्षक, मतलब जो अडहॉक बेसिस पे काम कर रहे शिक्षक साथी हैं, उन सबका अपार गुड है। मैं 100%